हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। आज मैं आया हूं जून के करंट अफेयर एनालिसिस के एमसीक्यू क्वेश्चन के पार्ट 6 को लेकर। इससे पहले मैंने पहले 5 पार्ट में जून को बांट चुका है और ये हमारा आखिरी पार्ट है। तो आप उन सारे वीडियोस को भी देख लें ताकि और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस अपने आप के अंदर बिल्ड अप कर सकें। इसके अलावा मैं मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की सीरीज चला रहा था वो ऑलरेडी जून और जुलाई की खत्म हो चुकी है, अगस्त की भी स्टार्ट होने वाली है आज से। तो आप सारे वीडियोस को अच्छे से देख लें और जितना ज़्यादा हो आप उसे रिवीजन भी करते रहें, जिससे और ज़्यादा आपको एग्जाम के वक्त मदद मिले। तो जैसा कि हम शुरू करने से पहले हमेशा मैप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो आज भी हम एक अलग मैप क्वेश्चन के साथ आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं मैप क्वेश्चन ला रहा हूँ ये कोई स्टैटिक या किसी और कहीं में रैंडमली नहीं उठा रहा हूँ। ये सारे हमारे करंट अफेयर्स में जो करंट इश्यूज के साथ चल रही है, तो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रही है यूपीएससी या उसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप सभी को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैप क्वेश्चन को सेपरेट एक किसी नोट में लिखते हुए जाइए और उसको पॉइंट आउट भी करते जाइए, ताकि आपको सुविधा हो जानने की, मैंने रिवीजन के वक्त आपको और ज्यादा सुविधा हो। तो क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये हमें बताना है। तो ऑपरेशन संकल्प था ना, जो वो पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमन, ये दोनों जगह में हम किया गया था। ये किस वजह से किया गया था? क्योंकि हाल ही में ये जो पाया गया कि एक जो मतलब ईरान मैंने यूएस जो ना, वो ईरान को रिस्पॉन्सिबल माने एक अटैक को पीछे। वो अटैक क्या था कि पर्शियन गल्फ में मतलब ये जो टेंशन चल रहा था, ऑयल टैंकर, जो 2 ऑयल टैंकर थी उसको अटैक किया गया। तो वो 2 ऑयल टैंकर को अटैक किया गया, तो यूएस ने ईरान को रिस्पॉन्सिबल दिया। और जब रिस्पॉन्सिबल गया तो अब बाकी हमारे इंडिया के भी बहुत सारे चीज हम इंपोर्ट करते हैं, इसी रूट से आती है। जो भी ऑयल से लेके सारे चीज जो आते हैं वो इसी रूट से आती है। तो अगर हमें भी अटैक कर दिया गया अगर, तो क्या 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 कर सकते हैं उस सिचुएशन में? तो इसलिए हमारे इंडियन नेवी ने वहां पे एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सेफली लेके आ सके हमारे मतलब टेरिटरी के अंदर, इसलिए वहां चले गए। तो और ये जो आईएन मतलब इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस चेन्नई और आईएनएस सुनैना, ये दोनों वहां पे डिप्लॉयड हुए थे ताकि सेफली सब कुछ आ सके। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस भी वहां दिया गया था, ताकि किसी तरह का और भी गतिविधियों को ध्यान रखा जा सके और सेफली हमने सारे अपने जो भी इंपोर्ट या हम सामान लाते हैं वो सबको अच्छे से लेके आ सके। तो इसी के साथ हम लोग जब ये जो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन, तो हम आसपास की चीज को भी देख सकते हैं। जैसे ये बहरीन हुआ, एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पर, कतार हुआ, यूएई हुआ, यूएई के कैपिटल अबू धाबी और दुबई बहुत ही फेमस सिटी, आपको पता ही होगा। ओमान का कैपिटल मुस्कैट है जो यहाँ पे है। उसके अलावा सऊदी अरबिया जिसके कैपिटल रियाद हो गया। उसके अलावा इस तरफ ईरान हो गया, ये हो गया कुवैत हो गया। तो ये सब आसपास के लोग मतलब भी देख लिया कीजिए, ताकि और ज्यादा आपको क्लैरिटी रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस, करंट अफेयर एनालिसिस जो मॉर्निंग सेशन में होती है जून के, मैंने उसमें अच्छे से बताया है। तो आप लोग एक बार, अगर जिन दोस्तों को थोड़ी डाउट है तो वो सेशन को अच्छे से और एक बार देख लें। इसके अलावा आप, वरना आप इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जो मैंने वहाँ डिस्कस किया वही सारे वर्ड मतलब स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपको क्लियर होगा तो इजीली आप देख पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट था कि इंडिया हैज अप्रूव द रेटिफिकेशन ऑफ द मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी। अच्छा, तो इंडिया ने क्या रेटिफाई किया है? हाँ, तो देख लेते हैं किया है कि नहीं किया है। उसके बाद में जो ये जो कन्वेंशन है, ये आउटकम है ओईसीडी और G20 बीईपीएस का, है या नहीं, वो भी देख लेते हैं। उसके अलावा द कन्वेंशन विल एंश्योर दैट प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड वेयर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेटिंग द प्रॉफिट्स आर कैरिड आउट। मतलब वो उस जगह में इंश्योर करेगा कि प्रॉफिट्स क्या, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किस तरह से प्रॉफिट कैरिड आउट हो रही है, मतलब एक बार क्रॉस चेक करने के तरह से हुआ। तो इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जी हाँ, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया था रेटिफिकेशन को, ये बीईपीएस को, ठीक है। उसके अलावा हाँ, ये ओईसीडी और G20 प्रोजेक्ट के ही आउटकम से निकला हुआ ये बीईपीएस है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोनजल। अच्छा, मैं एक और बात, मैं शायद मे भी हो सकता है बहुत सारे दोस्तों के लिए स्पीड जा रहा हूँ और बहुत सारे दोस्त लोग शायद कंफर्टेबल भी हैं, बट ऐसा मुझे कमेंट्स में मुझे ऐसा आया, मेल भी आया कि आप बहुत स्पीड जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाइए सारे सिलेबस को, हमें एग्जाम सामने आ गई है, रिविजन करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यूट्यूब में ऐसा फीचर्स मिलता है कि आप वीडियो को
चाहे तो बहुत स्लो भी चला सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या अगर मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ तो आप इसकी स्पीड भी चला सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं इसलिए से बुद्धा जी की तरह मिड पाथ में चल रहा हूँ। आप लोग को लगे तो स्पीड कर सकते हैं, आप लोग को लगे तो स्लो भी कर सकते हैं, वो आपके कंफर्टेबल की वजह से। पर मुझे ऐसा चलना होगा कि मैं मिड पाथ में रहूं ताकि सभी के लिए मैं न्यूट्रल रह सकूं। तो इसलिए जिन दोस्तों को अगर लग रहा है कि मैं स्पीड हूँ, तो वो थोड़ा स्लो वीडियो वहाँ पे कर सकते हैं, ऑप्शन मिलता है नीचे, आप जब जाएंगे सेटिंग्स के ऑप्शन में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, मतलब ये बोन चैलेंज से रिलेटेड है। सुने होंगे बोन एक कहाँ है, बोन एक जगह का नाम है। तो बोन चैलेंज इज द ओनली एफर्ट, ये ओनली वर्ड बोल दिया तो कुछ ना कुछ बोल रहा है यहाँ पे, टू ब्रिंग वर्ल्ड डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड इनटू रिस्टोरेशन। चलिए देखिए, लॉन्च इन 2011 बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड यूएनईपी। ठीक है, उसके बाद ये जो ज्वाइन किया गया था बोन चैलेंज टू ब्रिंग और द रिस्टोरेशन इज डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेटेड लैंड, तो आप समझ रहे होंगे ना, जो पेड़ पौधे जो को काट देते हैं वो डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन आप बहुत पढ़े होंगे एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स में। तो ये बोल रहा है बाय द ईयर 2020। ठीक है, उस ये सब तो कुछ कुछ बोल ही रहे हैं, साथ में ये भी सबसे मेन जो चीज है वो है इनकरेक्ट। आप अगर ये नहीं पढ़ के सारा ऊपर देख लिए और उसके बेसिस पे अगर टिक कर देंगे तब तो आपका ऐसे ही लग जाएगा लंगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि इनकरेक्ट वर्ड, ये इनकरेक्ट वर्ड को भी ध्यान में रखना है आपको। बढ़ते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये हो गया क्या कि ऑप्शन ए यानी 1 और 2 ये दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम भी अब देखते हैं। तो जो बोन चैलेंज है, ये ग्लोबल एफर्ट है 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिफॉरेस्टेटेड एंड डिग्रेडेड लैंड इनटू रिस्टोरेशन बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030। मतलब ये टारगेट लिया गया पूरा ग्लोबल में कि 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को हम लोग रिस्टोर करेंगे, डिग्रेड मतलब डिफॉरेस्टेशन से हटा के, मतलब ये ठीक है, ये फॉरेस्टेशन एक तरह से आप बोल सकते हैं। और वो कब तक, 2020 तक, और 350 मिलियन करेंगे कब तक, 2030 तक। ठीक है, उसके अलावा ये 2020 टारगेट वाज लॉन्च एट अ हाई लेवल इवेंट इन बोन इन 2011 ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड आईयूसीएन। जर्मनी और आईयूसीएन से हुआ है, ये यूएनईपी से नहीं हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका मतलब फुल फॉर्म हुआ। तो ये आईयूसीएन भी यूनाइटेड नेशन के ही बनाया हुआ गया है, बट ये आईयूसीएन का सेपरेटली सपोर्ट किया गया है, ये यूएनईपी की तरह सपोर्ट में नहीं किया गया है। उसके अलावा at the UNFCCC Conference of Parties 2015 in Paris, India has joined the volunteers। मतलब इंडिया ने इस जो है इसे ज्वाइन कब किया, 2015 में किया। उसके अलावा फिर बोला जा रहा है कि साथ ही में प्लेज लिया कि रिस्टोरेशन करना है 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिफॉरेस्टेड लैंड बाय द ईयर 2020। ठीक है, तो यानी इसलिए ये स्टेटमेंट तो सही है, बाय द 2020 इंडिया ने ऐसा प्लेज भी लिया है कि हम ये इसे डिफॉरेस्टेड लैंड को हम अच्छे से डिग्रेड करेंगे। ठीक है, और एडिशनल 8 मिलियन करेंगे 2030 तक। और इंडिया जो प्लेज किया है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया में सबसे लार्जेस्ट प्लेज लिया गया है इंडिया के द्वारा। तो इसीलिए ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये दोनों रॉन्ग हो गए हैं, स्टेटमेंट 3 राइट है, इसलिए ऑप्शन होगा ए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, सॉरी अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडीज। तो स्टेटमेंट तीनों दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। एनसीडीज आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर फैक्टर्स। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर diseases and stroke was launched in 2010 in order to prevent and control major NCDs। तो कौन सा सही है, कौन सा यहाँ इनकरेक्ट है, यहाँ करेक्ट ही पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो क्या है आंसर, ऑप्शन बी यानी स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, पढ़ते हैं। एनसीडीज आर नोन एज क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज में आपको डिफरेंस पता होगा आई थिंक। तो क्रोनिक हुआ जो लाइफ टाइम मतलब बहुत ज्यादा दिन के लिए हो, और एक्यूट हुआ शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीडीज हुआ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, पर ये तो क्रॉनिक डिजीज है यानी ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे जो भी चीज लिखे हुए स्टेटमेंट वो सही है। उसके अलावा हाँ ये सही बात है, इसे लॉन्च किया गया था 2010 में एनपीसीडीसीएस को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। आज बहुत बार आप जब कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वहाँ पे आईवीआर द्वारा
वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। आप इससे रूबरू अच्छी तरीके से होंगे, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम लोग मतलब इसे सुन ही लिए हैं। क्योंकि आप जब भी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ पे अगर फ़ोन बिज़ी आ रहा है, तो आईवीआर के द्वारा ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि द नंबर यू आर कॉलिंग इज़ करेंटली बिज़ी, इस तरह के कुछ। तो ये जो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है, इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द कंप्यूटर टू इंटरैक्ट विद ह्यूमंस बाय एक्सेप्टिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइस टेलीफोन इनपुट एंड टच टोन कीबोर्ड सिलेक्शन। आप जैसे आप एक दबाइए, आपको अगर हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए तो दो दबाइए, इस तरह का आता है। ये सब भी टच टोन कीबोर्ड सिलेक्शन है। उसके अलावा स्टेटमेंट 2 में है कि आईवीआर सिस्टम्स कैन बी यूज्ड फॉर मोबाइल परचेजेस, बैंकिंग पेमेंट्स एंड सर्विसेज, रिटेल ऑर्डर, यूटिलाइजेस ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड वेदर कंडीशन। तो ये क्या सही है कि नहीं? ठीक है, ये हम जान लेते हैं, पर इंपॉर्टेंट थिंग है ये इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो ये देखते हुए हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर हो गया डी, यानी यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसलिए ऑप्शन होगा डी। आपको बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा होगा कि इनकरेक्ट पूछा है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स खोजना है इन दोनों में। तो इन दोनों में ही एक भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। कि हाँ, आईवीआर के द्वारा ऑटोमेटेड टेलीफोन सिस्टम होता है, जिससे हम लोग कॉलर का गैदर, जो भी हम स्टेटमेंट में अभी हमने डिस्कस किया, वही सारा चीज है। और इसके साथ ही मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि आरबीआई ने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल होगा, ताकि बैंक कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस के लिए हेल्प करेगा। मतलब आपको बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन होना, तो आप डायरेक्टली आरबीआई के, जैसे हम लोग फोन करते हैं, तो वहाँ पे एक एक करके आपको अपने सेविंग से रिलेटेड कंप्लेन लिखाना है, कार्ड से रिलेटेड कंप्लेन लिखाना है, बैंक से रिलेटेड कंप्लेन लिखाना है। तो उस तरह से का आरबीआई के द्वारा एक आईवीआर के थ्रू ही रिस्पॉन्स हो। ये आईवीआर करने से ये होता है कि हमारे पास, मतलब उनके पास अगर मिनिमम एम्प्लॉयज है, वो मैक्सिमम पर्सन को कवर कर सके, मैक्सिमम पब्लिक को कवर कर सकेंगे। इसलिए ये आईवीआर बहुत ही फायदेमंद पाया गया है। तो इसको बहुत सारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इससे अच्छी तरीके से यूज भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, तो इट वाज स्टेबलाइज्ड इन द विद द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन ढाका, ये ध्यान रखिएगा, ऑन दिसंबर 1985, ये भी ध्यान रखिएगा। Decisions of SARC at all levels are to be taken on the basis of unanimity, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सार्क comprises of अफगानिस्तान, मालदीव्स एंड मॉरिशियस, ये तीनों को आप ध्यान रखिएगा आंसर का सोचने से पहले। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक आंसर को किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे, मैं उसके लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ताकि जब भी आप स्टेटमेंट देखें एग्जाम्स में क्वेश्चंस को, तब आप उसी हिसाब से उसको हाईलाइट करते रहें, क्योंकि ये तो ऑफलाइन होता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ते जाए, वो चीज को जहां मैं जिस तरह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उस तरह से आप हाईलाइट करते रहें आंसर को, मतलब क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही। उसके बाद फिर आप लास्ट जो देखेंगे वो करेक्ट है या इनकरेक्ट ये पूछ रहा है। जब ये देख लिए, तब उसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे कि ये चारों में से कौन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सोल्यूशन हो गया बी, यानी ऑप्शन 1 और 2 है वो करेक्ट है, ऑप्शन 3 रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मॉरिशस तो है ही नहीं हमारे साथ ये सार्क में। सार्क तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान की जो इशू होते रहते हैं, इनके वजह से कभी इंडिया कभी पाकिस्तान मीटिंग करने से रोक देते हैं, और ये सार्क हो नहीं पाती है, सार्क की मीटिंग। तो हाँ, ये सच बात है कि ढाका में इसे चार्टर के द्वारा लाया गया था दिसंबर 1985 में। इसके अलावा जो इसके मेंबर्स हैं, वो 8 मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये मतलब इंडिया के जो जितने भी पड़ोसी देश है ना, ये लोग इसमें इन्वॉल्व है। मालदीव्स ही एक है जो थोड़ा, मतलब हमारे जो ओशंस है, ये हमारा अगर इंडिया है, तो इंडिया से थोड़ा यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे मतलब मालदीव्स है। बाकी सारे जितने भी है, वो सारे हमारे आसपास के ही कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज है। और हाँ, ये यूनानिमिटी बेसिस पे लिया जाता है, इसलिए मैंने बोला था आपको यूनानिमिटी में भी ध्यान देने कि हाँ, ये क्या यूनानिमिटी लिया जाता है इसके जो भी डिसीजन होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। किम्बरले प्रोसेस, किम्बरले एक जगह है। किम्बरले कहाँ पे एक जगह है? ये साउथ अफ्रीका में एक जगह है। उससे रिलेटेड मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप आंसर ठीक कर लीजिए, वरना आपको आंसर का पता चल जाएगा। तो ये केपीसीएस जो है, इसको क्या लॉन्च किया गया था 2013 में। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में फाउंडिंग मेंबर जो है, द इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर एंड इज द करंट चेयर ऑफ द स्कीम। क्या ये चेयर भी कर रहे हैं इस स्कीम को अभी? उसके अलावा ये जो कमिटमेंट टू रिवॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायमंड फ्रॉम द ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब ये डायमंड से रिलेटेड कुछ इशू होता है क्या, तो उसको क्या कमेंट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को मतलब रिमूव करने का काम करती है क्या ये किम्बरले प्रोसेस?
चलिए जान लेते हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये देखना मत भूलिएगा। और आप क्वेश्चन जब रीड आउट करोगे तो उसको हाईलाइट करना करते जाइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया, इसको हाईलाइट भी करते रहिएगा। इन सबका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये हाईलाइटेड नहीं रहेगा। तो आप जब नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम से पहले जब आप जा रहे हो तो रिवीजन करते करते ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और उस वक्त आप एक प्रैक्टिस बना लीजिएगा। तो ये जो आपका फ्लो आ जाएगा ना कि ये आपको टेक्निक है, कुछ सॉर्ट ऑफ टेक्निक आप यूज कर रहे हो आंसर सॉल्व करने से पहले। स्पेशली एग्जाम अगर 31 में से है तो आप 25 से 28 3 दिन अगर उसी तरह का सेम टेक्निक अगर आप कुछ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आ जाएगा कि आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप पूरा रूबरू रहोगे। आप ना चाहते हुए वही काम करोगे जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो। आप ये मत सोच के चलो डायरेक्ट एग्जाम में वो चीज करेंगे। एग्जाम में हमेशा वही होता है, क्योंकि वो मतलब वो कॉन्शियस माइंड आपका वो माइंड का काम करता है जो आप ऑलरेडी इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा अगर करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा कर पाओगे पहला आधा घंटा। वो आधा घंटे के बाद जो बाकी का जो टाइम रहेगा ना, वो सिर्फ आप यूज कर पाओगे वही चीज जो चीज आप इतने दिन से पढ़े हुए हो, जो चीज आप इतने दिन से प्रैक्टिस जिस तरीके से किए हैं, वही सारा चीज आप फॉलो कर पाएंगे। आप चाह के भी और कुछ अलग नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, वो अलग कर पाएंगे सिर्फ पहला आधा घंटा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस ही वैसा बना के रखिए कि 2 घंटा आप पूरी तरह से सेम चीज को करें। ठीक है, तो ठीक है, अब ये हो गया हमारा। तो अब हम आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया बी। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि ये 2013 नहीं है, ये 2003 है। जस्ट एक जीरो की जगह 1 लगा दिया और हमें कंफ्यूज कर दिया चाह, पर हम भी तो हैं शातिर है, हम ये सबको प्रैक्टिस करके जाएंगे और ये हम आसानी से गलत होने नहीं देंगे। तो बाकी के जो स्टेटमेंट 2 है, हाँ ये इंडिया अभी चेयर कर रहा है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी था 2003 में। ये जो किम्बरले कहाँ पे है मैंने बताया, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका का, अफ्रीका के एकदम जस्ट नीचे लेवल जो स्टेट है वो हो गया साउथ अफ्रीका। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर 2 स्टेट्स भी बसे हुए हैं, उन दोनों का नाम आप मुझे बताइए कि साउथ अफ्रीका के अंदर कौन से 2 कंट्री है, सॉरी 2 कंट्री हैं जो उसके अंदर बसे हुए हैं, वो भी आप मुझे उसका नाम बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statements regarding regional cooperation agreement on combating piracy and armed robbery against ships in Asia। यानी रिकैप बोलते हैं ना, कोई सीरीज वगैरह देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं आप, तो उसमें बताता है रिकैप फिर टू बी कंटिन्यूड। इसी तरह रिकैप को आप इस तरह से कुछ तुगरम लगा लीजिए। तो रिकैप से रिलेटेड आपको जानना है क्या है तो स्टेटमेंट। इट इज द फर्स्ट रीजनल नॉन गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ये फर्स्ट बोल दिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टू प्रमोट एंड एनहांस cooperation against piracy and armed robbery against ships in Asia। फिर इसमें आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द फोकल पॉइंट विद इन इंडिया फॉर रिकैप। मतलब इस इनको कंट्रोल करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। ये भी स्टेटमेंट सही है या गलत देख लेते हैं, और यहाँ लास्ट में आप भूलिएगा नहीं, करेक्ट है या इनकरेक्ट आप देख लिए। बढ़ते हैं, तो ऑप्शन हो गया बी, यानी स्टेटमेंट 1 है जो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंटल एग्रीमेंट लिखा गया और ये है रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। बाकी हाँ सेकंड में सही है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिला गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। तो दोनों के स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। इट हैज बीन स्टेबलाइज्ड एज अ प्रीमियर स्पेशलिस्ट autonomous and self-sustained testing organization to conduct entrance examination for admission and fellowship in the higher educational institutions। ठीक है, और जो NTA is interested to address all such issues using best in every field for test preparation to test delivery and to test marking। तो देख लेते हैं ये दोनों के दोनों क्या है, और यहाँ करेक्ट पूछा गया है। तो ये ऑप्शन होगा सी, यानी दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये दोनों के ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको इसमें उतना कुछ कीवर्ड भी ज़्यादा नहीं मिला। एक जस्ट स्टेटमेंट जो होना चाहिए टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड, या ओनली या कुछ इस तरह का वर्ड ही इसमें नहीं था। तो मतलब ये आप ऐसे क्वेश्चन को ना मैक्सिमम आप समझ के रखिए कि दोनों के दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं। बहुत मतलब आप नहीं तो एटलीस्ट 85% क्वेश्चन में तो आपको मिलेंगे ही इस तरह के। आप ऑलरेडी दूसरे टेस्ट से दे ही होंगे, आप वहां से भी आजमा सकते हैं। उसके अलावा जो एनटीए जो है वो क्या होता है, हाँ ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये फ्रॉम टेस्ट प्रिपरेशन टू टेस्ट डिलीवरी एंड टू टेस्ट मार्किंग के लिए ऐसा यहाँ दिया हुआ है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 103
कंसिडरेशन ये जो है वो क्या आया है वो आप अच्छे तरह से रूबरू होंगे। बहुत इसके लिए इशू भी बहुत न्यूज़ में आया था, मीडिया में चली थी। तो देख लेते हैं क्या है। The amendment changed two fundamental rights, Article 15 and Article 16. Article 15 और 16 क्या है, एक बार रिवीजन कर लीजिए जाके, जो जिन दोस्तों को अब उतना आइडिया नहीं मिल रहा है या याद नहीं आ पा रहे हैं। तो एंड प्रोवाइड फॉर द एडवांसमेंट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, उसके अलावा ये 10% EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रिजर्वेशन कोटा दिया जाएगा ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये ऑल सेक्शन है, थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। द स्टेट्स कैन सेट देयर ओन इनकम कट ऑफ टू डिसाइड हु कॉन्स्टिट्यूट्स EWS। मतलब बोल रहा है कि स्टेट्स भी अपना पर्सनल ये जो इनकम कट ऑफ है वो रख सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट्स में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो डिफरेंट है, क्योंकि कुछ स्टेट्स काफ़ी अच्छे हैं, कुछ एरिया जहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनका BPL का मतलब जो ये एक पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी अच्छा है, तो वो अपने हिसाब से ये जो 10% EWS है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप भी अपना आंसर टिक कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो क्या है आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन हो गया सी जो सही है, और ये करेक्ट पूछा गया था, जिसका मतलब जो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। ये बोला गया था 10% EWS रिजर्वेशन कोटा इज टू ऑल सेक्शन, जैसा मैंने बोला था, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये ऑल सेक्शन नहीं है, ओनली फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स है उनके लिए 10% जो जनरल कैटेगरी में जो एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग होते हैं जनरल कैटेगरी में, उनको ये 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके अलावा जो ऑलरेडी OBC और SC और ST लोगों के लिए जो ऑलरेडी थे वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, 10% ये जो है ये एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर भी आप काफी सुने होंगे, न्यूज में काफी था कुछ दिनों के लिए। तो ये क्या है स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। Article 180 Clause 1 of the Constitution gives the governor the power to appoint a pro tem speaker. ठीक है, उसके powers of the speaker pro tem are not co-extensive with the powers of elected speaker. यहाँ पे not फिर कुछ बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, कुछ यहाँ बोलना चाह रहा है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा ये करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ये हाँ ये सही बात है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट नॉट की वजह से ही गलत था। ठीक है, क्यों? क्योंकि द पावर्स ऑफ द प्रोटेम स्पीकर आर वाइड, और ऐसा नहीं है कि इनका स्पीकर से कम रहता है। जिस वक्त ये उस सीट पे जो भी बैठते हैं उनका वो उनको कोई भी बैठेंगे, मैं आप या कोई भी इनको MP MLA जिनको बैठा दिया गया स्पीकर के सीट गद्दी पे, उनका सभी का जो रोल होता है और सभी का जो पावर होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि को एक्सटेंसिव विद द पावर्स ऑफ इलेक्टेड स्पीकर, ऐसा कुछ बात नहीं है। और स्टेटमेंट 1 तो सही है ही, इसलिए ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और जो जिससे रिलेटेड मैंने आपको करंट अफेयर एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। तो ये क्या बोला जा रहा है इसे स्टेटमेंट 1 में कि अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा स्टेटमेंट 2 बोला जा रहा है कि द प्रोजेक्ट हैज बीन अकॉर्डेड नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस भी दिया गया है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, सही है अगला। उसके अलावा द रिजर्वर कवर द पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट में ये तीन कीवर्ड है, आपको गेस करना है, गेस नहीं आपको मतलब बताना है कि तीनों में जो स्टेटमेंट कीवर्ड है ये ही, इसी से ही आंसर आपको मिलने वाला है। तो ये क्या है, और लास्ट में आपको देख लेना ये करेक्ट पूछा गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन है इन तीनों में से, इन तीनों ही कीवर्ड के बेसिस पे आपको पता लगाना है। तो क्या होगा, बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये जो है होगा ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। ये मतलब कृष्णा रिवर नहीं है, ये गोदावरी रिवर है, जैसा मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, वो भी मैप के साथ किया था। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में ही है, और ये गोदावरी रिवर के पास है। मतलब गोदावरी रिवर में ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, और उसके अलावा हाँ ये जैसा कि दोनों स्टेटमेंट बाकी सही है, मतलब ये पापीकोंडा नेशनल पार्क के से गुजरती है ये रिवर, मतलब गोदावरी रिवर, और उसी के पास ही ये पोलावरम प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है। उसके अलावा हाँ इसको नेशनल स्टेटस का भी दर्जा गया है, नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मैं आपको एक बार और अच्छे से मैप दिखा देता हूँ कि और आपको क्लियरिटी हो जाए।
ये हो गया गोदावरी रिवर, जो इधर से फ्लो करते हुए ये चला जाएगा। मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया था गोदावरी मैंग्रोव। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, जिसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप कितने रिवीजन कर रहे हैं, ये भी देख लेता हूँ मैं। उसके अलावा ये हो गया मैंग्रोव, गोदावरी मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। पहला क्या है, ये भी आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो हाँ, ये देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क, इस एरिया में ये पूरा एरिया सेम है, और नेशनल पार्क है, और उसके बीच से ये क्रॉस हो रही है। और ये रहा पोलावरम एरिया, और पोलावरम एरिया का नाम है, इसलिए इस एरिया का मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम पोलावरम मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम दे दिया गया है, ठीक है। आसपास के लोकेशन को भी देख लेते हैं कि ये जो गोदावरी नदी है, ये राजामुंदरी जो है वहां से क्रॉस होते हुए वापस डेल्टा की तरफ बढ़ती रहती है। उसके अलावा थोड़ा इधर आएंगे तो इधर हो गया विजयवाड़ा, और ये एरिया सारा आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, तो ये हो गया विशाखापट्टनम। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के बहुत मतलब कितने सारे कैपिटल बनाने का सोचा गया, किस जगह में बनाने गया, और उन जगहों में क्या क्या मैंने किस जगह को एडमिनिस्ट्रेटिव, किस जगह को किस रीजन से बनाया जा रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या एटलीस्ट आप अपने को एक बार गूगल जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ज्यादा देर तक दिमाग में आपके बने रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में अब देखते हैं। नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच मेक्स स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। टीम इंडिया हब एंड द नॉलेज एंड इनोवेशन हब आर पार्ट ऑफ नीति आयोग, ठीक है। टीम इंडिया हब बिल्ड्स नीतिज थिंक टैंक कैपेबिलिटीज। तो तीनों स्टेटमेंट देख लिए, क्या सही है क्या गलत हमें बताना है, यहाँ करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो होगा ऑप्शन बी, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट 1 और 3 रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो ये नीति आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी और एडवाइजरी बॉडी है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, बट हाँ इनसे जो एक एग्जीक्यूटिव एक्ट के द्वारा, मतलब जिस तरह से प्लानिंग कमीशन थी उसी के उसको हटा के बनाया गया है, तो इसलिए, और इसको ये स्टैट्यूटरी बॉडीज भी नहीं है, मतलब किसी एक्ट के द्वारा भी इनको पावर नहीं मिलते हैं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया कि इस तरह का कुछ बॉडी बनाया जाए, बट नीति आयोग के बारे में स्पेशली नहीं दिया गया है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो। उसके अलावा ये एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। उसके अलावा ये दिया जा रहा है कि मतलब नीति आयोग का जो क्रिएशन है 2 हब में किया गया था, ठीक है। मतलब नीति आयोग को जो 2 मतलब हब है जिसका कोर माना गया है, वो क्या है, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये 2 हब है नीति आयोग की। उसके अलावा जो टीम इंडिया हब है वो लीड करता है एंगेजमेंट विद ऑफ स्टेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब टीम इंडिया हब है तो इंडिया टाइप इंडिया की तरह रोल करेगा एज अ मीडिएटर, ताकि वो यूनियन और स्टेट के बीच में एक मीडिएटर काम कर सके। उसके अलावा जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है वो क्या करेगा, थिंक टैंक कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा नीति आयोग का। तो इसीलिए स्टेटमेंट 3 गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है टीम इंडिया हब नीति आयोग का थिंक टैंक कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, नहीं, कौन बढ़ाएगा, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो कि थिंक टैंक कैपेबिलिटी नीति आयोग का बढ़ाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ भी बहुत रहा इस बार, ये साल तो गया साल, और ये साल भी काफी न्यूज में जा रहा है, क्योंकि हर इलेक्शन में इस तरह के हो रहे हैं। कर्नाटका ले लीजिए आप, महाराष्ट्र ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, सभी जगह ये एंटी डिफेक्शन का बहुत सारे न्यूज में आए जा रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं, तो इसलिए इतनी बार न्यूज में आ चुके हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इससे रिलेटेड भी एक मतलब एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। It was introduced by the 52nd Amendment in 1985 during the tenure of राजीव गांधी जी, ठीक है। आप जानते होंगे राजीव गांधी जी कब डेथ किए थे, तो उससे रिलेटेड क्या 1985 से है या नहीं, अब अंदाजा उससे भी लगा सकते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। A party could be merged into another if at least 1/3 of its party legislators voted for the merger and anti-defection doesn't apply in this case, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, if a member has been elected as independent, he or she would be disqualified if joined a political party। तो ये तीनों हो गया, और इसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नॉट करेक्ट पूछा है, यानी इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इसको ध्यान देते हुए हम आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हो गया डी, यानी कि यहाँ नॉट करेक्ट मतलब कोई भी नहीं है, यहाँ सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट है।
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, आप उसको से देख के और ये नन को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको थोड़ा सोच के करोगे तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि राजीव गांधी जी कब बने थे, और ये 1985 में वो थे उस वक्त, और 52nd अमेंडमेंट उनके द्वारा ही, उनके गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को, और उसके बाद शेड्यूल 10 में भी इसे अमर्ज मैंने डाला गया। उसके अलावा ये, हाँ, ये पार्टी लेजिस्लेटर, मतलब अगर आप 1/3 से ज़्यादा अगर मेंबर अगर यदि छोड़ते हैं तो उसमें एंटी डिफेक्शन नहीं काम होगा। अगर यदि आप के 100 मेंबर का पार्टी है, अगर 1/3 मेंबर अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये एंटी डिफेक्शन काम नहीं करेगा। और अगर आप सिंगल इंडिपेंडेंट पार्टी हैं और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद आप अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन का एक कॉज में आता है। क्यों? क्योंकि आपको तो, आप अगर किसी भी नेशनल पार्टी है, XYZ पार्टी है, आप सेपरेट एक अलग पार्टी बनाए, ABC पार्टी बनाए, तो जनता ने ये देखा कि आप तो अलग है, तो आप उन लोगों से नहीं है जिनके ऊपर उनका विश्वास टूट चुका है। पर लेकिन आप जब जीतने के बाद आप उन लोग के साथ ही मिल जा रहे हैं, तो वो एक मतलब एक डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्लॉज बनाता है। इसलिए ये तीन, मतलब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन डी होगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ATT। तो स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी दैट regulates the international trade convention of weapons. Okay, the treaty was negotiated under the auspices of the United Nations. Okay, third statement, it regulates the domestic sale or use of weapons in any country. स्टेटमेंट सारे बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करते हुए इसको और अच्छे से समझा दूंगा, आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिए जो दोस्तों को ये स्टेटमेंट समझ आ गई है। लास्ट में ये देख लीजिएगा ये करेक्ट पूछा गया है। तो स्टेटमेंट ऑप्शन हो गया सी, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है। तो क्या है ये? द ट्रीटी डज नॉट रेगुलेट, मतलब ये कुछ, ये रेगुल यहाँ पे दिया हुआ है कि ये रेगुलेट करता है डोमेस्टिक सेल ऑफ यूज। डोमेस्टिक सेल मतलब स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर के नहीं, ये तो एक इंटरनेशनल ट्रेड कन्वेंशन है, तो इंटरनेशनली ट्रीट करेगा। डोमेस्टिक सेल में आप क्या करें ये उसमें घुसने नहीं जाएगा, और ये यूनाइटेड नेशन के ऑस्पिसेस में लाया गया था, और बाकी ये इंटरनेशनल ट्रेड है। उसके अलावा पर ये डोमेस्टिक सेल नहीं है, इस डोमेस्टिक सेल और यूज में ध्यान नहीं देता है, उसका रेगुलेशन में ध्यान नहीं देगा, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, TPNW। तो पहला स्टेटमेंट हो गया, इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन्स। इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग, इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ शायद बोलना चाह रहा है। इट वॉज पास इन 1974, मतलब इमरजेंसी के आसपास में, आफ्टर इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। अच्छा, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ऐसा पास किया गया था, ये भी देख लेते हैं। द ट्रीटी automatically prohibit the development, testing, production, stockpiling, transfer and use of nuclear weapons for all the UN member countries। तो ये सारे कीवर्ड को आपने पकड़ लिया, उसके बाद देख लीजिए करेक्ट है या इनकरेक्ट, समझ गए। तो ये सारे डेटा को आप फीड कर लिया, अब आंसर को एनालाइज करिए और टिक मार दीजिए जल्दी से। तो आंसर हो गया आपको ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों ही गलत है। कैसे गलत है चलिए जान लेते हैं। तो ये है क्या, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग है, हाँ ये तो कुछ बोलना चाह रहा था, पर ये सही बात बोलना चाह रहा था, ठीक है। उसके अलावा इसको पास किया गया था 7 जुलाई 2017 में, ना कि 1974। इसे पास किया गया था 2017 में, ताकि इसे ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूक्लियर टेस्ट फर्दर पास हुआ, इस तरह से देखिए स्टेटमेंट बनाया गया है कि आपको सच में लगेगा हाँ न्यूक्लियर टेस्ट उस वक्त पास हुआ था, उसके बाद शायद इस तरह का कुछ प्रोहिबिशन का रूल्स लेके आया, बट ऐसा कुछ नहीं था, 2017 में पास किया गया है इसे। उसके अलावा ये जो ट्रीटी है, ये क्या मतलब ये ऐसा नहीं है, ये उनके लिए भी है जो UN मेंबर्स है, उन सब पे ये बाइंडिंग नहीं होगा। जो इनमें है, जो ट्रीटी को साइन किए हैं, ये उन लोगों के लिए होगा, पर ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटी जो साइन किए तो यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर कंट्री है सबके ऊपर ये लागू होगा, वैसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हो गया ए, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर तो कंप्लीट हुआ ही, और जून मंथ की जो MCQ एनालिसिस है, आज हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जून मंथ का हमारा सारा शायद ही होगा,
मैं इतना एश्योर दे सकता हूँ कि 95% करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे और जो भी टॉपिक्स थे जून मंथ से रिलेटेड, मैंने कवर कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए आप लोग जो भी हैं एक बार फिर से रिवीजन कर ले करंट अफेयर एनालिसिस और एमसीक्यू दोनों को, और जितना हो सके अपने आप को बूस्टअप करते रहें और बने रहे, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत जल्दी आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।